नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे रायपुर में हो रहे, छत्तीसगढ़ में हो रहे ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन की। बड़ी संख्या में ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। ईडी के छापों का विरोध यहां पर किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता अपने हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर ईडी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें वहां पर रोका है। पुलिस से भी धक्का मुक्की झड़प हुई है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। कल जिस तरीके से ईडी ने छत्तीसगढ़ के 13 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी थी, छापेमारी ईडी की हुई थी, उसका विरोध कांग्रेस आज कर रही है सड़क पर उतरकर। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसको लेकर, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद थी। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि इसका विरोध होगा, कांग्रेस करने वाली नहीं है। सड़क पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। वो प्रदर्शन आज नजर भी आ रहा है। कांग्रेस नेताओं पर ईडी के छापे को लेकर एआईसीसी प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह पहले से ही अपेक्षित था। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को बीजेपी का ड्रामा बताया और कहा कि इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, चुनाव होता है, तब ईडी का छापा पड़ता है। बीजेपी ऐसे समय में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्लियर पॉलिटिकल वेंडेटा है। हम एक्सपेक्टेड है wherever कांग्रेस अधिवेशन है, wherever इलेक्शन है, ईडी का आगमन है। दिस इज क्लियर एवरीवेयर इन इंडिया। This is clearly political vendetta. We are not scared of anything. We are believing law. We are law-abiding citizens. But in the name of ED and CBI, BJP or Modi don't think that Congress is going to scare. We will fight it out, certainly, according to the law only. रायपुर में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां अंतिम चरणों में है। अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने एआईसीसी प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल रायपुर पहुंचे। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, तारिक अनवर के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ केसी वेणुगोपाल ने चर्चा की। रायपुर में 24, 25 और 26 फरवरी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है। अधिवेशन में देश भर से कांग्रेस के हजारों डेलीगेट्स पहुंचने वाले हैं। वहीं नारायणपुर में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। नक्सलियों ने लौह अयस्क से भरे ट्रक में आग लगा दी। ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। आमदई खदान से लौह अयस्क लेकर ट्रक रायपुर के लिए निकला था, तभी नक्सलियों ने ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक से उतारकर ट्रक को आग के हवाले कर दिया। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में हुई वारदात के बाद लौह अयस्क की ढुलाई करने वाले ट्रक ड्राइवरों में दहशत का माहौल है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया, आगजनी कर दी है। नक्सलियों ने ट्रक को आग के हवाले किया है। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया। लौह अयस्क की ढुलाई करने वाले ट्रक ड्राइवरों में अब दहशत का माहौल इस घटना के बाद। आमदई खदान से लौह अयस्क लेकर ट्रक रायपुर के लिए निकला था, तभी नक्सलियों ने ड्राइवर क्लीनर को ट्रक से नीचे उतारा और ट्रक में आग लगा दी है। पेंड्रा से बड़ी खबर, जहां तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं। बस पलटने से मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में घायलों को बस से निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। तीर्थ यात्रियों से भरी बस अयोध्या से रायपुर आ रही थी, तभी गौरेला के लालपुर के पास यह हादसा हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कितने समय की घटना है? 5 बजे वाला सामने आया है, पूरा दबा के पूरा साइड
तो अपना ड्राइवर गाड़ी कंट्रोल किया है, कंट्रोल करने के बाद भी नहीं हो पाई तो पलटी हो गई। यहाँ आवाज़ मिला तो मैं दौड़ के आया हूँ और देखा तो गाड़ी माने पलटी रही और अंदर आवाज़ आ रहा था बच्चे लोगों का, औरत का, सबका। तो मैं बस यहाँ आके आवाज़ किया हूँ, चिल्लाया हूँ, 10-12 आवाज़ लगाया हूँ गाँव मोहल्ला में। उसके बाद मैं हाथ पकड़ के पूरा निकाला। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई है। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है और सभी को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार के मंत्रियों ने बीजेपी पर हमला बोला है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुख्यमंत्री के कद को कम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जो काम किया है बीजेपी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए बीजेपी ने बी टीम के प्लेयर को सक्रिय किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना आम बात है। कहा कि सभी एजेंसियों को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। कमेटी का 50वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ऐतिहासिक आयोजन है और ऐसे समय में जब अधिकांश राज्य में हमारी सरकार नहीं है, उस समय अगर छत्तीसगढ़ मेजबानी कर रहा है, आयोजन कर रहा है, तो समझिए कि बहुत ऐतिहासिक है। और इसी रास्ते से होकर के दिल्ली का गद्दी का जो रास्ता है वो तय होगा। इस बात से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि जिस प्रकार से अभी माननीय राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, उसकी सफलता, इसके बाद कांग्रेस का महाधिवेशन, इसलिए इसे घबरा करके अपने जो बी टीम के जितने प्लेयर हैं, इनकम टैक्स हो गया, आईडी हो गया, सीबीआई, सबको सक्रिय कर देते हैं। और चुनाव भी होने वाला है, तो मानसिक रूप से सब लोग प्रिपेयर्ड हैं कि इस प्रकार की घटना आम बात है। कुछ दिन बाद जो है इनके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, जो इनकी विश्वसनीयता, जो निष्पक्षता है, उसी में प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा। इतना बड़ा महाधिवेशन कांग्रेस का हो रहा है, तमाम देश भर के लोग यहाँ पे आएंगे। एक बड़ा आयोजन मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी को मेजबानी करने का। ऐसे समय में जो आईडी छोटी जो हरकत कर रही है, ओछी हरकत कर रही है, ये प्रभावित हो। लेकिन जितना आपका मुख्यमंत्री जी का कद है वो कम करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे पर तो लड़ नहीं पा रहे हैं, उनको मुद्दे पर लड़ नहीं पा रहे हैं। केवल इस प्रकार की जो हरकतें करके ये बीजेपी इस तरह की हरकत करवा के मुख्यमंत्री का कद को छोटा करना चाहती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो आपका छापा पड़ा है उसे दुगने उत्साह से हम लोग यहाँ पर जो अधिवेशन में हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे, इतना अच्छा बड़ा आयोजन होगा। तो बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ और तर्क है इस छापेमारी को लेकर और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनको लेकर, वो भी हम जान लेते हैं। फिलहाल बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुराग जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अनुराग जी, बार बार आरोप लगते हैं केंद्र सरकार पर, केंद्र की बीजेपी की सरकार पर, कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग बीजेपी करती है, खासतौर से जब चुनाव आते हैं या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है। तो अनुराग जी, कांग्रेस के साथ जो हो रहा है, ये कांग्रेस जो भ्रष्टाचार कर रही है, कोई पहली बात तो कर नहीं रही है। पुरानी पीढ़ी ने बोफोर्स घोटाला अभी तक भूला नहीं है, 2G घोटाला, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जिसमें इनकी दिल्ली की और राष्ट्रीय स्तर के कई नेता जेल में गए हैं। तो कांग्रेस पहली बार भ्रष्टाचार नहीं कर रही है और पहली बार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आप अगर कृत्य करोगे तो उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, ईडी के छापे में पहले जब छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा पड़ा तब अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, अधिकारियों के घर से नगद और 16 तोला सोना निकला और ईडी ने बकायदा इनकी संपत्तियां तक अटैच की। उस समय अगर ये सरकार ईमानदार सरकार होती, इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी होती, तो ये इनके पक्ष में खड़े नहीं होते। उसी दिन प्रदेश की जनता समझ गई थी कि 61,000 करोड़ का कर्जा लिए जो प्रदेश है वो पैसा जनता के बजाय इनकी जेब में चले गया। मुख्यमंत्री सचिवालय तक भ्रष्टाचार की आंच निकली। अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो जांच आगे बढ़ने के बाद इनके साथ में मिले हुए लोग बाहर निकल रहे हैं।
भूपेश बघेल जी तो वास्तव में कांग्रेस को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बचाव के लिए इन्होंने खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लपेटे में ले लिया। अरे भाई, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन पहली बार तो नहीं हो रहा है। इस 8 सालों में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुका है। क्या हाल है कांग्रेस का देश में? 2 बार विपक्षी के लायक तक नहीं बची, तो इस अधिवेशन में ऐसा क्या निकलेगा जो भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने की कोशिश करेगी? विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है। उससे बचने के लिए विभिन्न प्रपंच कर रहे हैं। कुछ भी कर ले, भ्रष्टाचार से बच नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा जो मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया था, वो अब निकल के रहेगा और इनको इनके कृत्यों की सजा मिलेगी। बिल्कुल अनुराग जी, केंद्रीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में ये कार्रवाइयां क्यों नहीं होती हैं? क्या बीजेपी के नेता भ्रष्ट नहीं है? क्या बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार नहीं करते? अनुराग जी, मैं तो कहता हूँ कांग्रेसी पहले ये बताए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है। इनके जो अधिकारी जेल में गए हैं वो भ्रष्ट हैं कि नहीं है? किसने क्या किया, इससे पूछने के लिए अपने गिरेबान में झाके कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है। मैं तो पहले कह रहा हूँ, लगातार इतिहास रहा है इनका। और साहब, कौन व्यक्ति गलती करके कहेगा मैं गलती करूंगा? वो तो कहेगा कि भाई मैंने 10 रुपए चोरी कराया, अब वो 3 रुपए चोरी करने वालों को क्यों छोड़ा आपने? साहब, इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो सीधे बात यह है कि गले तक भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस अब अपने कृत्यों की सजा पाने लगी है और इनको तकलीफ होने लगी है और ये चिल्लाने लगे हैं और विषय को दूसरे तरफ मेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अनुराग जी, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कई दफा कांग्रेस सवाल उठा चुकी है। लेकिन मैं लौटूंगा अनुराग जी आपके पास। विकास उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, आपके सियासी मित्र। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई है और कुछ नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से ईडी को कठपुतली बनाकर नचाने का काम कर रही है। पिछले 8 सालों में कितने लोगों के यहाँ आईडी की रेड हुई और कितने लोगों के यहाँ से क्या प्राप्त हुआ और कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ आईडी रेड हुई थी, वहां से क्या स्थिति है, ये सब लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। उस राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी जोर शोर से है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस पार्टी की सरकार का वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, कोई मुद्दा उनके पास में है नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक प्रेशर डेवलप करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ में आईडी का मामला दर्ज कर रही है और साथ ही साथ जांच को लेकर परिवार को मेंटल हरासमेंट से लेके हर प्रकार की चीजों को करने का प्रयास ईडी कर रही है। अच्छा विकास जी, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो ऐसी रेड करती रहती हैं, छापेमारी होती रहती है, आप भी सवाल खड़े करते रहते हैं, कांग्रेस सवाल खड़े करती रहती है, लेकिन इस बार रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, क्या उससे ज्यादा आक्रोशित है कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की जानकारी है कि राहुल गांधी जी के पदयात्रा के बाद में जो देश का वातावरण या देश का जो माहौल बना है, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वादे किए थे कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, लोगों में भाईचारा होगा, लेकिन उस प्रकार की स्थिति आज देश में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी लगातार इन बातों को अपने आंदोलनों में, अपने कार्यक्रमों में उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इकलौती वो पार्टी है जो उनको बेनकाब कर सकती है और इसीलिए वो जो राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में, रायपुर में छत्तीसगढ़ को मेजबानी करने का अवसर जिसमें मिला है, छत्तीसगढ़ को उस कार्यक्रम को करने का अवसर मिला है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस अधिवेशन से परेशान है। निश्चित रूप से विकास जी, आज हमने देखा जो आपका आक्रोश था, कांग्रेस का जो आक्रोश था वो सड़कों पर भी नजर आया है। आगे और क्या स्टैंड कांग्रेस का होगा, क्या कदम कांग्रेस उठाएगी इन छापेमारी को लेकर, इन कार्रवाई को लेकर? देखिए, लगातार जितनी भी कार्रवाइयां हुई या जो कार्रवाइयां अभी जनप्रतिनिधियों पर या राजनीतिक दल के लोगों पर हो रही है, उसमें आखिरी में कुछ मिलता नहीं, लेकिन लोगों को परेशान करना, एक मेंटल हरास करना, ये काम भारतीय जनता प्रेशर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग 15 साल बीजेपी की सरकार के सामने हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उनकी सड़क से लेके सदन तक हर बात पर आंदोलन हम लोगों ने किया है, जेल गए, लाठी खाए,
हम लोगों के ऊपर में मुकदमे दर्ज हैं। हम उससे नहीं डरे तो हम इन चीजों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जब तक के भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी को जनता तक नहीं पहुंचा लेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी लगातार काम करते रहेगी। ठीक है अनुराग जी, बहुत शुक्रिया। विकास जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखते हैं कि शरीफ का बम कौन खरीदेगा। पाकिस्तान का परमाणु बम बिकाऊ है। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। कंगाल पाकिस्तान में एटम बम का बम्पर सेल लगा है। बेचना किसे है, दाम कितना है, सब कुछ तय है। ये बताने वाला मुल्क का मशहूर मिलिट्री एक्सपर्ट है। पाकिस्तान के परमाणु बाजार का रेट चार्ट आपको आगे दिखाएंगे। अभी पाकिस्तान की हालत कितनी बद से बदतर हो चुकी है, ये जानना हो तो आतंकिस्तान के बाद दुनिया में कंगालिस्तान के नाम से मशहूर इस मुल्क के रक्षा मंत्री को सुनना जरूरी है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को, मैं उनके साथ होता हूं। पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी के लिए आटे का घनघोर संकट है। महंगाई का विस्फोट ऐसा है कि चिकन तो छोड़िए, अंडा भी आवाम के लिए मुहाल है। कर्जखोर हुकूमत ने पाकिस्तान का ऐसा हाल किया कि करीबी देश भी मदद से मुंह मोड़ चुके हैं। पहले से ही भारी भरकम कर्ज का ब्याज तक ना वसूल पाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी और कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ सरकार को दुनिया भर में असुरक्षा के सबसे बड़े खतरे एटम बम बेचने का मशवरा दे रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से। ना वो आप पर हमला कर सकते, ना वो आपको धमकी दे सकते। इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। पाकिस्तान की खिल्ली पहले से दुनिया भर में उड़ती रही है और अब वहीं के सैन्य विशेषज्ञ ने चोरी से परमाणु बम हासिल करने और फिर उसे पर्दे के पीछे से बेचने की कोशिश का सच बयां कर पूरी दुनिया में इस मुल्क की जग हंसाई कराई है। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने हाफ हार्टेड छुप के एफर्ट्स की थी शुरू में। कजाफी हमसे लेना चाहता था, ईरान हमसे लेना चाहता था, डर के मारे हमने छोटे मोटे डिजाइन, वो जो डॉक्टर कदीर केस हुआ था इतना मशहूर मुशर्रफ के दौर में, लेकिन इसको खुल के ये बात दुनिया जानती है कि टैलेंट के बूते एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। ऐसे में अब जैसे परमाणु तकनीक जुटाई
वैसे ही उसे सरेआम बेचने की पेशकश तक हो रही है। पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्ट जैद हामिद की सलाह अगर शहबाज शरीफ सरकार ने मंजूर की। आगे बढ़ते हैं। इंदौर के मऊ में एक स्टूडेंट ने महिला प्रिंसिपल के साथ ऐसी हैवानियत की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। महिला प्रिंसिपल कॉलेज से घर जा रही थी, तभी स्टूडेंट ने उन पर पेट्रोल फेंका और उन्हें जिंदा जला दिया। छात्र का दिल दहलाने वाला बदलापुर। महिला प्रिंसिपल को जिंदा जलाया। बीएम कॉलेज में वहशीपन। 80% झुलसी महिला प्रिंसिपल। जिंदगी मौत की जंग। वो स्टूडेंट नहीं, शैतान है। महू के बीएम कॉलेज में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। सिमरोल थाना इलाके के बीएम कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्टूडेंट ने महिला प्रिंसिपल से बदला लिया, जिसके दिलो दिमाग पर एक अलग ही सनक सवार थी। सनक बदले की, इंतकाम की, जिसका शिकार हुई फार्मेसी की महिला प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा। जो बात सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक महिला प्रिंसिपल विमुक्ता घर की ओर जा रही थी। कैंपस में छात्र आशुतोष श्रीवास्तव भी मौजूद था, जिसने अचानक पेट्रोल प्रिंसिपल मैडम पर फेंका और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। इस वारदात में करीब 80% महिला प्रिंसिपल झुलस गई, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज इंदौर के निजी अस्पताल में चल रहा है। इस वारदात में आरोपी छात्र आशुतोष भी 40% झुलस गया है, जो एक ही बात कह रहा है, जो साफ साफ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो कह रहा है उसके मुताबिक उस पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोपी छात्र ये भी कह रहा है उसे बार बार थाने जाना पड़ता था। सुनिए। आपने ऐसा क्यों करा? एक प्रोफेसर को जलाया? सर मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर लिखा इसीलिए नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं कराया सर। कौन से उसमें पढ़ते हो आप? पुलिस के मुताबिक अक्टूबर 2022 में छात्र का विवाद हुआ था। आखिर ये विवाद क्या था? क्या इस विवाद का बदला है ये? इसकी तहकीकात जारी है। अभी कई सवाल है जिसकी जांच जारी है। आखिर क्यों एक स्टूडेंट बना शैतान? इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।